रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू फाल्कन एकेडमी। जैसे कि आपको पता है कि हम EDU 401 का कोर्स शुरू किए हुए हैं। इस सिलसिले में आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 29। तो आपने अभी से फाइनल टर्म की तैयारी शुरू कर देनी है। तो चलते हैं जी लेसन नंबर 29 की तरफ। इसका टॉपिक है जी रेलेवेंस एंड पार्टिसिपेशन, क्योंकि ये कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ और ट्रेंड्स के बारे में जो एजुकेशन में चल रहे हैं उनके बारे में ये बुक है। तो इसको आपने इसमें देखना है कि इसमें रेलेवेंस और पार्टिसिपेशन का क्या किरदार है एजुकेशन को फील्ड को बेहतर करने के लिए। और हम इसमें जो फर्दर टॉपिक है वो हम पॉपुलेशन स्टडी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये सारी जो टर्म्स हैं ये पॉपुलेशन की जब हम स्टडी करते हैं तो उसमें उनमें ये सारी टर्म्स जो हैं वो यूज़ होती हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि रेलेवेंस क्या होता है और पार्टिसिपेशन क्या होता है। इस लेसन में पूरा इन्हीं के बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो चलते हैं टॉपिक नंबर 136 की तरफ। इसमें है जी रेलेवेंस एंड पार्टिसिपेशन। रेलेवेंस इज़ द रीज़न डिटोरे ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन। कि जो रेलेवेंस है वो किसी भी पॉपुलेशन स्टडी जो होती है या पॉपुलेशन एजुकेशन जो होती है उसमें उसका एक कलीदी किरदार होता है। रेलेवेंस क्या होती है कि आप रिलेट करते हैं किसी चीज़ के साथ या कोई चीज़ आपके साथ लिंक होती है तो आपको उसके साथ रेलेवेंस वो आपके रेलेवेंस हो जाती है। इट्स गोल इज़ टू इम्प्रूव लर्नर्स एंड नेशन एबिलिटीज़। इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद होता है कि हम जो हमारे लर्नर्स हैं या जो हमारी नेशन हमारी जो कौम है उनकी एबिलिटीज़ को हम इम्प्रूव करें टू डील इफ़ेक्टिवली विद पॉपुलेशन इश्यूज़, ताकि वो पॉपुलेशन इश्यूज़ के साथ इफ़ेक्टिवली डील कर सकें। तो रेलेवेंस का मकसद यही है और इसका गोल यही है कि हम लर्नर्स और जो हमारी कौम है उसकी एबिलिटीज़ को अच्छे तरीके से इम्प्रूव करें ताकि वो इफ़ेक्टिव तरीके के साथ पॉपुलेशन इश्यूज़ को सॉल्व कर सकें। तो ये आपने याद रखना, ये है रेलेवेंस। Furthermore, there is an increasing recognition that learners need to participate more in the various planning and implementation stages of population education program. But in most cases, their participation is still more spoken of than practiced. वो ये कह रहा है कि हमने बाज़ दफ़ा ये देखने में आया है कि जो हमारे लर्नर्स हैं वो चाहते हैं कि वो जो पॉपुलेशन एजुकेशन है उसकी जो प्रोग्राम है उनकी प्लानिंग में और उनको इम्प्लीमेंट करवाने में वो अपना किरदार अदा करना चाहते हैं, ये देखने में आया है। लेकिन उनकी जो पार्टिसिपेशन है वो सिर्फ बोलने की हद तक है, वो प्रैक्टिकली इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। तो मसला यही आ रहा है कि जो हमारे लर्नर्स हैं वो पार्टिसिपेट करना तो चाहते हैं पॉपुलेशन एजुकेशन के अंदर, लेकिन वो उनकी ज़ुबानी कलामी हद तक है, वो प्रैक्टिकली उसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहे। तो ये मसला चल रहा है। तो आगे है जी कैन एफर्ट टू इंक्रीज लर्नर्स पार्टिसिपेशन एट द लोकल लेवल be generalized when programs are being designed for provinces, states and regions within countries or when a national program is being planned। तो वो ये कह रहा है कि हमें चाहिए कि हम एफर्ट्स करें जिसकी वजह से जब हमारे लोकल लेवल पे या हमारे नेशनल लेवल पे कोई एजुकेशन स्टडी का जो प्रोग्राम है वो ऑर्गेनाइज हो रहा हो तो हमें देखना चाहिए कि हम उसमें जो लर्नर्स की पार्टिसिपेशन है उसको हम लोकल लेवल पे किस तरह जनरलाइज कर सकते हैं। तो जब किसी भी सूबे के लिए प्लान बनता है या जब किसी मुल्क का नेशनल प्लान बनता है तो उसमें हमें देखना चाहिए कि हम किस तरह जो लर्नर्स हैं उनकी पार्टिसिपेशन को लोकल लेवल पे जनरलाइज करवा सकते हैं। तो हमें लर्नर्स की पार्टिसिपेशन को यकीनी बनाना है, तभी हमारा जो एजुकेशन स्टडीज़ हैं या पॉपुलेशन स्टडीज़ हैं उनमें जब लर्नर्स पार्टिसिपेट करेंगे तो आपकी ये सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। तो ये है रेलेवेंस एंड पार्टिसिपेशन की आपकी जो आपकी रेलेवेंस हैं, जो चीज़ें आपके मुतल्लिक हैं लर्नर्स के मुतल्लिक है ना ये सारी चीज़ें, तो उनमें उनकी रेलेवेंस को मद्देनज़र रखते हुए उन लर्नर्स की हमने उसके अंदर पार्टिसिपेशन करवानी है। तो इस चीज़ को आपने अपने माइंड में रखना है। तो ये था लेसन टॉपिक नंबर 136। आगे नेक्स्ट टॉपिक है जी टॉपिक 137 प्रोग्राम प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन, कि हमने प्रोग्राम को प्लान किस तरह करना है और फिर उसको इम्प्लीमेंट किस तरह करवाना है। तो फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम इन द डेवलपिंग वर्ल्ड एंड इन मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस आर फाइनेंस्ड एंड डायरेक्टेड लार्जली फ्रॉम द नेशनल सेंटर। वो कह रहा है कि जो हमारा फॉर्मल एजुकेशन का जो प्लान होता है किसी भी डेवलपिंग कंट्री में, तरक्की पजीर ममालिक में या जो तरक्की याफ्ता मुल्क है उनमें भी, वो जो हमारा सेंट्रल हुकूमत होती है, नेशनल जो हमारा सेंटर होता है, जो हमारी वफाकी हुकूमत होती है वो कंट्रोल करती है और उसको फंड भी करती है। तो मुख्तलिफ कंट्रीज़ में यही रूल है कि जो एजुकेशन का निज़ाम है उसको वफाकी हुकूमत के अंडर होता है। वो डिसाइडिंग हाउ दीज सिस्टम्स कैन बी रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स ऑफ द लर्नर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। और वो डिसाइड करते हैं, वफाकी हुकूमत डिसाइड करती है कि किस तरह ये जो एजुकेशन का एक निज़ाम है ये किस तरह लर्नर्स की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए उनको रिस्पॉन्ड करता है, ये किस तरह लर्नर्स की ज़रूरियात को पूरी करता है।
क्योंकि लर्नर्स मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं हर मुल्क में, इन डिफरेंट रेशियल एंड एथनिक ग्रुप्स, क्योंकि जो एजुकेशन का निज़ाम है उसमें मुख्तलिफ़ कौमों और मुख्तलिफ़ मज़ाहब के लोगों को देखना होता है, सब की ज़रूरियात पूरी होनी चाहिए। उसके साथ साथ इन डिफरेंट सोशल एंड इकोनॉमिक क्लासेस होती हैं, हर मुल्क में कुछ सोशल क्लासेस और इकोनॉमिक क्लासेस की डिवीजन होती है, कुछ अपर क्लास होती है, कुछ लोअर क्लासेस होती हैं, कुछ हिंदू होते हैं, कुछ मुस्लिम होते हैं, कुछ क्रिश्चियन होते हैं। तो जो एजुकेशन का निज़ाम है वो वफाकी हुकूमत के अंडर होता है, और वफाकी हुकूमत को ये डिसाइड करना ज़रूरी है उसके लिए कि ये जो एजुकेशन का निज़ाम है, जो हमारा निसाब है, वो तमाम जो फ़िरके हैं या जो तमाम कौमें हैं या जो तमाम सोशल क्लासेस हैं, उनके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, ये जो उनकी ज़रूरियात हैं एजुकेशन निज़ाम को वो पूरी करनी चाहिए। एजुकेशन के निज़ाम को उन चीज़ों पे पूरा उतरना चाहिए। तो ऐसा एजुकेशन निज़ाम होना चाहिए मुल्क में जो तमाम लोगों के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट हो, या जो तमाम लोगों की ज़रूरियात को बराबर तौर पर पूरा करे। तो ये वो कहना चाह रहे हैं। National directed out of school programs are also likely to face the same problems unless special efforts are made to localize their activities। तो कुछ प्रोग्राम होते हैं वो जो फार्मल प्रोग्राम होता है उसको तो गवर्नमेंट हेड कर रही होती है, वफाकी हुकूमत उसको चला रही होती है, लेकिन कुछ ऐसे प्रोग्राम भी होते हैं जिसको हुकूमत ही चलाती है लेकिन वो नेशनल लेवल पे चलाती है, और आउट ऑफ द स्कूल प्रोग्राम्स होते हैं, जिस तरह कोई NGOs वगैरह होती हैं, वो फार्मल सिस्टम नहीं होता बल्कि वो इनफॉर्मल सिस्टम होता है। आउट ऑफ द स्कूल प्रोग्राम्स चलते हैं एजुकेशन की एक्टिविटीज़ को बेहतर बनाने के लिए। तो वो ये कह रहा है कि जो आउट ऑफ स्कूल प्रोग्राम्स हैं उनको भी ये प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं जब वो अपनी जो एक्टिविटीज़ को लोकलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो उनके लिए भी ये जो एजुकेशन का निज़ाम है ये थोड़ा बहुत उनके लिए प्रॉब्लम पैदा करता है, क्योंकि मुख्तलिफ जो हमारे लर्नर्स हैं वो मुख्तलिफ कौमों से, मुख्तलिफ सोसाइटीज़ से बिलोंग करते हैं, तो इसलिए ये एक बड़ा इशू होता है। Decentralization in both schools and out of school programs of teaching training, of teacher training, of program planning, of curriculum and material development is usually difficult to achieve because of the large scale programs and the usual shortage of resources। वो ये कह रहा है कि जब डिसेंट्रलाइज्ड ये निज़ाम होते हैं या जो स्कूल सिस्टम है या जो आउट ऑफ स्कूल को प्रोग्राम चलते हैं, उनके लिए टीचर की ट्रेनिंग करना, प्रोग्राम को प्लान करना, निसाब को तरतीब देना और उसको डिवेल्प करना बहुत मुश्किल हो जाता है इतनी बड़े पैमाने पे पूरे मुल्क में, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज की इतनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी नहीं है। रिसोर्सेज की कमी की वजह से चाहे वो स्कूल सिस्टम है या जो आउट ऑफ स्कूल प्रोग्राम्स चलते हैं उनके लिए ये सारी टीचर ट्रेनिंग करना या निसाब को तरतीब देना या मटेरियल को डिवेल्प करना, ये बहुत इतने बड़े स्केल पे ये मुश्किल हो जाता है ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज की कमी की वजह से हमें जो प्रोग्राम प्लानिंग में और इम्प्लीमेंटेशन करवाने में बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, चाहे वो स्कूल का सिस्टम हो, चाहे वो आउट ऑफ स्कूल जो प्रोग्राम चलते हैं, चाहे वो हों। तो आगे चलते हैं। टॉपिक नंबर 138 है फ्यूचर ओरिएंटेड लर्निंग क्या होती है। हमें फोकस करना चाहिए फ्यूचर ओरिएंटेड लर्निंग पे। फ्यूचर ओरिएंटेड मतलब कि आपके जो फ्यूचर में आपको मसाइल आ सकते हैं, आपको अभी से प्लानिंग कर लेनी चाहिए कि आप फ्यूचर के जो आपके मसाइल आएंगे उनको आप किस तरह सॉल्व करेंगे। तो यही फ्यूचर ओरिएंटेड लर्निंग होती है, आपने कंसेप्ट ध्यान में रखना है। In school programs, many of the population-related decisions likely to be considered as are those who will be made in the future। इन स्कूल प्रोग्राम्स के अंदर ये होता है कि कुछ पॉपुलेशन रिलेटेड हमें फैसले करने पड़ते हैं जो कि मसले हमें फ्यूचर में आ सकते हैं, उनके भी सोल्यूशन हमें अभी से सोच के रखने हैं। तो हमें पॉपुलेशन रिलेटेड जो भी इश्यूज़ फ्यूचर में पेश आ सकते हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, उनके बारे में हम डिसीजन लेंगे, तो उसको फ्यूचर ओरिएंटेड लर्निंग कहते हैं। वेयर टू लिव कि हम फ्यूचर में कहाँ रहेंगे, एंड व्हेन इफ़ वी टू मैरी अगर हम शादी करेंगे या नहीं करेंगे, एंड टू हैव चिल्ड्रन और बच्चे होंगे या नहीं होंगे। तो ये सारे फ्यूचर के मसाइल हैं, इन पे भी हमें डिसीजन करने की ज़रूरत होती है। इवन आउट ऑफ स्कूल प्रोग्राम्स फॉर अडल्ट एजुकेटर फॉर फ्यूचर डिसीजन आल्दो दिस फ्यूचर में नॉट बी डिस्टेंस एड फॉर मैनी स्कूल चिल्ड्रन। वो ये कह रहा है कि जो आउट ऑफ स्कूल प्रोग्राम्स हैं जो अडल्ट्स को एजुकेट करने के लिए बनाए जाते हैं, वो भी फ्यूचर्स के बारे में डिसीजन लेते हैं कि जो फ्यूचर होता है वो कि फ्यूचर में आपको जो मसाइल आएंगे, आपके जो हालात होंगे, आप कहाँ रहेंगे, आप शादी करेंगे या आपके बच्चे होंगे, तो ये जो फ्यूचर प्रॉब्लम्स हैं आपको पॉपुलेशन के रिलेटेड आ सकते हैं, उनके बारे में भी आपने डिसीजन करके रखने होते हैं। तो इसी को फ्यूचर ओरिएंटेड लर्निंग कहते हैं। आगे जी, दिस रेजेस द प्रॉब्लम्स ऑफ हाउ बेस्ट टू ट्रेन फॉर द अननोन फ्यूचर। तो इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि जब हम फ्यूचर में हमें पता नहीं है कि क्या होगा, तो इस तरह अनदेखी चीज़ के बारे में डिसीजन करना एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाउ टू रीइंफोर्स द लर्निंग प्रोसेस सो दैट द कंटेंट विल बी लेटर रिटेन्ड। और हमें किस तरह
यकीनी बनाए कि जो हम डिसीजन करेंगे, ये जो हमारा कंटेंट होगा वो प्रिजर्व रहेगा फ्यूचर जब आएगा तब तक। तो ये सारे मसाइल हैं। हाउ टू एम्फसाइज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग सोल्यूशन रेदर देन द सोल्यूशन देमसेल्फ, और हमें किस प्रोसेस के ज़रिए के सोल्यूशन को हम फाइंड करते हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमें फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो हमें चीज़ों का पता नहीं है फ्यूचर में क्या होगा, तो उनके बारे में जब हम डिसीजन करेंगे तो वो इतना आसान नहीं होता। आगे चलते हैं। आगे है जी, दिस रेजेस द व्यूइंग पॉपुलेशन एजुकेशन इन अ लाइफ लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट, emphasizing the importance of further development for both school and of school programs and the need to link these efforts through all available education settings and channels। वो कह रहा है कि हमें चाहिए कि हम जो पॉपुलेशन एजुकेशन है उसको हम एक लाइफ लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट में देखें, कि भाई एक पूरी जो लाइफ लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट है उसमें हम देखें कि किस तरह जो इम्पोर्टेंस है, या जो जिस तरह हम किस तरह जो स्कूल प्रोग्राम्स है, जो आउट ऑफ स्कूल प्रोग्राम्स हैं, हम किस तरह उनको हम डेवलप कर सकते हैं, ताकि वो जो हमारे लर्नर्स हैं उनकी नीड्स को पूरा कर सकें, और हम किस तरह उनको एक चैनलाइज कर सकते हैं, और उनको हम एक चैनलाइज तरीके से उनको हम सेटिंग कर सकते हैं, ताकि वो तमाम जो फ्यूचर में लर्नर्स आएँ उनके लिए वो चीज़ें अवेलेबल हों। तो ये सारी जो फ्यूचर ओरिएंटेड लर्निंग के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं कि हम जो फ्यूचर के बारे में मसाइल हमें आने हैं, जो फ्यूचर में हमें मसाइल आ सकते हैं, उनके बारे में हम डिसीजन लें और उसको हम फिर प्रिजर्व कर दें, और फिर हम उसको एक चैनलाइज तरीके से सेव कर लें, ताकि जो फ्यूचर में आपके जो लर्नर्स आएंगे, जो उनकी ज़रूरियात होंगी, वो उनको देखकर अपने मसाइल को हल कर सकें। तो ये था टॉपिक नंबर 138। नेक्स्ट है जी टॉपिक नंबर 139, परसुएशन एंड प्रिस्क्रिप्शन। ये होता है जी, परसुएशन क्या होती है और प्रिस्क्रिप्शन क्या होती है, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। तो चलते हैं। नो एजुकेशन सिस्टम एनीवेयर इन द वर्ल्ड इज़ फ्री फ्राम सम डिग्री ऑफ परसुएशन एंड प्रिस्क्रिप्शन। ये परसुएशन का मतलब होता है कि भाई आपकी अपनी राय, एक बंदे की राय, और प्रिस्क्रिप्शन ये सारे फेवरेटिज़म के बारे में, ये फेवरेटिज़म की टर्म में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं कि कोई भी एजुकेशन सिस्टम है दुनिया में, वो उसमें काफ़ी कुछ हद तक फेवरेटिज़म पाया जाता है। आप ये नहीं कह सकते कि भाई किसी पूरी दुनिया में कोई ऐसा निज़ाम है एजुकेशन का जिसमें फेवरेटिज़म ना हो, तो ये गलत बात है। हर पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं पे थोड़ा बहुत फेवरेटिज़म पाया जाता है हर एजुकेशन सिस्टम में। डिस्पाइट द थ्योरेटिकल कमिटमेंट इन ट्रुथ टेलिंग, तो ये मतलब एक हकीकी बात है, आप इसको झुठला नहीं सकते। ट्रेनिंग फॉर सिटीजनशिप एंड डेवलपिंग द सेंस ऑफ बीइंग पार्ट ऑफ ए नेशन यूजुअली इन्वॉल्व्स द एलिमेंट्स ऑफ कंडीशनिंग। वो कह रहे हैं कि ट्रेनिंग, आपकी जो ट्रेनिंग होती है आपकी सिटीजनशिप के लिए या आपकी शरीयत के लिए, और जो आपकी डेवलपमेंट होती है वो उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो जब एजुकेशन का बेसिक पर्पस होता है कि आपने अपने जो शहरी हैं उनको आपने डेवलप करवाना होता है, उनकी आपने अपने एबिलिटीज़ को डेवलप करना होता है, तो उसमें मुख्तलिफ एलिमेंट्स फिर इन्वॉल्व होते हैं। फर्दर मोर नो एजुकेशन प्रोसेस कैन बी टोटली वैल्यू फ्री। तो हर एजुकेशन निज़ाम में जो एजुकेशन के प्रोसेस होते हैं उसमें हर जो कल्चर है उसकी अपनी वैल्यूज़ होते हैं। तो कोई भी एजुकेशन प्रोसेस है वो फ्री ऑफ वैल्यूज़ नहीं हो सकता, बिकॉज एनी सिलेक्शन ऑफ फैक्ट्स इन्वॉल्व्स कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस वैल्यूज चॉइसेस, क्योंकि हर एजुकेशन सिस्टम में कुछ न कुछ उनकी वैल्यूज़ गैर इरादी तौर पे और इरादी तौर पे कुछ न कुछ उनकी वैल्यूज़ चॉइसेस होती हैं। हर मुआशरे की कुछ अपनी वैल्यूज़ होती हैं जो कि उसके एजुकेशन के निज़ाम में उनका अमल दखल होता है, वो उनके एजुकेशन निज़ाम में इंक्लूड होती हैं। जैसे कि हम पाकिस्तान में जो हमारा तालीम का निज़ाम है उसमें जो इस्लामिक वैल्यूज़ हैं हमारी, वो उसमें मस्ट इंक्लूडेड होंगी। तो इसी तरह ये फेवरेटिज़म होता है, क्योंकि हम सारे मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो जो हमारा एजुकेशन का निज़ाम है उसमें इस्लाम के लिए फेवरेटिज़म होना ज़रूरी है। तो इसी तरह पूरी दुनिया के में जितना भी एजुकेशन के निज़ाम चल रहे हैं तो उनमें सब में थोड़ी बहुत लेवल पे वैल्यूज़ चॉइसेस या फेवरेटिज़म ज़रूर होता है, तो आपने इसको ध्यान में रखना है। पॉपुलेशन एजुकेशन फेसेस दीज जनरल प्रॉब्लम्स, और पॉपुलेशन का जो निज़ाम है, ये जो पॉपुलेशन एजुकेशन है, इसमें ये मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स आते हैं। एंड इज़ आल्सो पोटेंशियली कन्फ्रंटेड विद अ मोर डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। और एक और बड़ा मसला आता है इसमें कि जो थ्योरी है और जो प्रैक्टिकल जो इम्प्लीमेंटेशन हो रही है उसमें बड़ा फ़र्क होता है। थ्योरी में तो सारी चीज़ें मैक्सिमम ठीक होती हैं, लेकिन जब उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करवाने की बात आती है तो उधर बड़े मसाइल पैदा हो जाते हैं। प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाती पॉपुलेशन एजुकेशन की, तो इसलिए जो पॉपुलेशन एजुकेशन के जो प्रोग्राम्स हैं उनमें एक सबसे बड़ी ये भी मसाइल आते हैं कि वो प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते। तो ये क्योंकि उसमें कुछ फेवरेटिज़म की बातें जब आ जाती है तो फिर वो जो दूसरी कौमें होती है, जो दूसरे मज़हब होते हैं, उनके लिए थोड़ा मसला पैदा हो जाता है। इफ़ द गवर्नमेंट हैज़ डिटरमाइंड दैट द स्मॉल फैमिली शैल बी द नॉर्म्स,
वो कह रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट डिसाइड करती है, ये गवर्नमेंट डिसीजन लेती है पॉपुलेशन के बारे में कि तमाम जो लोग हैं वो उनके जो फैमिली का साइज़ है वो एक रिवायत होगी, कम साइज़ होगा हर फैमिली का, मतलब एक रूल बना देते हैं, एक रिवायत बना देते हैं मुल्क में कि भाई गवर्नमेंट कह देती है कि भाई हर बंदे ने अपनी फैमिली को संभाल करना है, रखना है। आर द माइग्रेशन मस्ट टेक प्लेस इन ऑर्डर टू रिलीव डेंस पॉपुलेशन। और दूसरा रूल ये बना देती है कि भाई जब एक जगह की आबादी बढ़ जाएगी तो तमाम लोगों को उधर से माइग्रेशन करना पड़ेगी जो ओवर स्टैब्लिश्ड होंगे। आर दैट कंट्री पॉपुलेशन शुड इंक्रीज, क्योंकि उसके अलावा जो जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। व्हाट इज़ द प्रॉपर एंड पॉसिबल रोल फॉर द एजुकेशनल सिस्टम। तो उस वक्त हमें सोचना चाहिए कि जो हमारा एजुकेशनल सिस्टम का पॉसिबल रोल क्या होना चाहिए। वो ये कह रहा है कि अगर गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि भाई आपने आज के बाद जो फैमिली साइज़ है वो कम रखना है और जिन इलाकों में आबादी ज़्यादा हो जाएगी वहाँ से लोग माइग्रेट करेंगे, तो जब ये डिसीजन कर लेती है गवर्नमेंट तो वो फिर देखेगी कि जो आपका एजुकेशनल निज़ाम है उसका रोल क्या होना चाहिए। जब आप लोगों को एजुकेट अच्छे तरीके से करेंगे तो वो फिर गवर्नमेंट की बात मानेंगे, लेकिन जब आप अच्छे तरीके से एजुकेशनल प्रोग्राम, आपका जो एजुकेशनल सेटअप है वो अच्छे तरीके से लोगों को गाइड नहीं करेगा तो फिर वो गवर्नमेंट की बात फिर किस तरह मानेंगे। तो आपका जो एजुकेशनल सिस्टम का जो रोल है वो इन मामलात में बढ़ जाता है जब एक गवर्नमेंट कोई बड़ा डिसीजन लेती है। तो आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट टॉपिक है जी 140 नंबर टॉपिक है, ये भी उसी चीज़ को प्रिस्क्रिप्शन को ही कंटिन्यू कर रहा है। पार्ट 2 है उसका कि किस तरह एजुकेशन सिस्टम के अंदर फेवरेटिज़म या पर्सनल राय मौजूद होती है या पर्सनल वैल्यूज़ मौजूद होती हैं। शुड द सिस्टम अडॉप्ट दिस प्रिस्क्रिप्शन एज एजुकेशनल गोल्स। तो क्या वो कह रहा है कि जो फेवरेटिज़म होता है, ये जो प्रिस्क्रिप्शन होती हैं वो क्या किसी एजुकेशनल गोल्स के तौर पर उनको लेना चाहिए एजुकेशन सिस्टम के अंदर, वो एज एजुकेशनल गोल्स होनी चाहिए, या आर शुड इट अज्यूम अ वैल्यू फेयर स्टांस इन विच वेरियस पॉइंट्स ऑफ व्यू आर एग्जामिन्ड। वो ये कह रहा है कि क्या जो प्रिस्क्रिप्शन होती हैं वो एजुकेशनल गोल्स के तौर पर उनको हमने लेना चाहिए या हमें उनको सिर्फ एज ए पर्सनल चॉइसेस या वैल्यू चॉइसेस के तौर पर देखना चाहिए। इवन दो सम मे हैव नॉट वेट देन अदर्स एंड द डिसीजन लेफ्ट टू द लर्नर्स। इसके लिए हमें चाहिए कि जो हमारी जो पर्सनल चॉइसेस होती हैं या जो हमारी पर्सनल वैल्यूज़ होती हैं, क्या हमें उनको एजुकेशनल का गोल बना लेना चाहिए या हमें उनको बस सिर्फ एज ए पर्सनल चॉइसेस के देखना चाहिए, या हमें चाहिए कि हम वो लर्नर्स पे छोड़ दें कि वो जो पढ़ रहे हैं उसको जो लर्नर्स है वो डिसाइड करें कि भाई वो उनका एजुकेशन का गोल है या उनकी एक पर्सनल वैल्यू है। तो ये इस चीज़ में वो आपको बता रहा है। ओबियसली सच स्टेटमेंट ऑफ इशूज इज ओवरली सिंपलिस्टिक बट इट हेल्प टू फोकस ऑन वन ऑफ द की इशू फेसिंग द पॉपुलेशन एजुकेटेड इन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग दिस प्रोग्राम। वो कह रहा है कि ये जो स्टेटमेंट है ये इतनी ज़्यादा सिंपल स्टेटमेंट है और ये हेल्प करती है लोगों को कि वो खुद प्लान करें कि भाई और किस तरह उन्होंने अपने जो लर्नर्स हैं वो उन पे छोड़ रहा है कि वो खुद डिसीजन करें कि उनकी जो ये फेवरेटिज़म है या उनकी जो पर्सनल वैल्यूज़ हैं उनको उन्होंने अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाना है या उन किस तरह आप जो एजुकेशन का निज़ाम है उसको किस तरह इम्प्लीमेंट करवाना है अपने प्रोग्राम के अंदर। तो ये लर्नर्स चॉइस पे वो कह रहा है कि आपने छोड़ देना है कि वो उसको एज एजुकेशनल गोल बनाते हैं या उसको एज ए सिर्फ पर्सनल वैल्यू के तौर पर देखते हैं। एंड इवन इफ इट डिसाइडेड दैट अ प्रिस्क्रिप्टिव अप्रोच इज़ नेसेसरी, लेकिन अगर वो चाहते हैं कि जो प्रिस्क्रिप्टिव अप्रोच है वो ज़रूरी है, जो प्रिस्क्रिप्शन है वो ज़रूरी हैं, either because of the severity of population situation and because government policy would not permit otherwise, the efficacy of prescription in certain circumstances questionable। वो कह रहा है कि ये जो फेवरेटिज़म होता है, जो प्रिस्क्रिप्शन होती हैं, हमें क्या वो एजुकेशनल गोल्स बना लेना चाहिए उनको या हमें उनको एज ए वैल्यूज़ के तौर पर देखना चाहिए। तो हमें चाहिए कि हम लर्नर्स पे छोड़ दें कि वो उनको किस एंगल से देखते हैं, और अगर वो समझते हैं कि ये जो प्रिस्क्रिप्टिव अप्रोचेस हैं ये ज़रूरी हैं तो फिर या गवर्नमेंट आप पे ज़बरदस्ती कोई चीज़ इम्पोज करने की कोशिश कर रही है तो फिर जो हालात पैदा होंगे वो उस पर एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि लर्नर्स जो होते हैं जो सीख रहे हैं उनका ये हक़ है कि वो देखें कि उनके जो एजुकेशनल का प्रोग्राम है वो इनकी ज़रूरियात को किस हद तक पूरा कर रहा है या उसमें जो फेवरेटिज़म या जो पर्सनल वैल्यूज़ पाई जाती हैं उनका क्या किरदार होना चाहिए। वो लर्नर्स डिसाइड करें कि उनका वो एजुकेशन गोल होना चाहिए या उनको एज ए पर्सनल वैल्यू को देखना चाहिए। तो इस तरह आपका जो लेसन नंबर 29 लेसन था ये कंप्लीट होता है। 140 टॉपिक हो गए। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे लेक्चर नंबर 30। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। आपकी ये लेसन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा मुश्किल भी हैं, तो कोशिश करें अच्छे तरीके से इसके कंसेप्ट को समझ के आपने इन चीज़ों को पढ़ना है। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।